तो आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है आइसर मोटर। और आइसर मोटर को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि आज का इसका जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग परसेंटेज था पॉजिटिव में वो आइसर मोटर था। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम का अगर बात करें तो ये 19 लाख है आज का। और अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम बेसिक देखने वाले हैं, बस आइसर मोटर को मैंने बस इसीलिए चुना, मैं बता दिया। अब इसका फंडामेंटल चेक करते हैं। अगर फंडामेंटल का बात करें तो ये कंपनी जैसा हम सब जानते हैं ये मोस्टली दो प्रोडक्ट बनाता है। एक हैवी व्हीकल्स जो बहुत बड़ा बड़ा व्हीकल होता है, हम लोग देखते हैं क्रेन हुआ या जेसीबी हुआ, कुछ इस टाइप का बड़ा बड़ा प्रोडक्ट ये बनाता है आइसर। और अगर दूसरा प्रोडक्ट का बात करें तो ये आइकॉनिक बाइक है, एक रॉयल इनफील्ड के नाम से जिसको हम जानते हैं, और उसका बहुत सारा प्रोडक्ट आता है रॉयल इनफील्ड का। तो ये यही दो प्रोडक्ट है जो बनाता है बेसिकली। पहले ये 12 अलग प्रोडक्ट बनाता था। जब 2006-07 के आसपास का बात, हमको ठीक से उतना याद नहीं डेट, लेकिन 2006-07 के आसपास ये 12 प्रोडक्ट के आसपास बना रहा था। तो इसका मैनेजमेंट जैसे चेंज होता है वो 10 प्रोडक्ट को बंद कर देता है और अपना 2 प्रोडक्ट पे बस फोकस करता है, यही रॉयल इनफील्ड पे और दूसरा होता है हैवी व्हीकल्स पे। तो जैसे मैनेजमेंट बोला था कि हम उसी फील्ड पे रहेंगे या उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसमें या तो हम नंबर 1 रहेंगे या फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, कुछ यही साइकोलॉजी को लेके बढ़ा। और इसका जो दोनों प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस ग्रोथ में, और इसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है, आपको मार्केट में दिखता भी है। अब बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैप का। अगर कंपनी का मार्केट कैप का बात करें तो 68,000 करोड़ का कंपनी है, मतलब काफ़ी बड़ा कंपनी है। अगर कंपेयर करें किसी और कंपनी से तो फिर भी ये काफ़ी बड़ा कंपनी है, 68,000 करोड़। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो ये लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.6%। तो मुझे अच्छा लगता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आसपास रहे तो कंपनी लगभग ठीक ठाक लगता है मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी के एस्पेक्ट से उतना कुछ खास हाई नहीं है, बट स्टिल तो 12% ठीक ठाक ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर ये 20% होता। अब बात करते हैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट का और कुछ नेगेटिव पॉइंट का। तो अगर कंपनी का कोई पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो ये डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है कंपनी का में, और लास्ट कुछ क्वार्टर में कंटिन्यूस गुड ग्रोथ दिखा रहा है एक्सेप्ट रिसेंट क्वार्टर में, वो आगे हम देखेंगे। और अगर डिविडेंड का बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली हेल्दी 23% के आसपास डिविडेंड पे किया है। और अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं रहा है लास्ट 5 ईयर्स का, तो ये इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अगर कंपैरिजन का बात करें तो इसका कॉम्पिटिटर है हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस मोटर्स, जो कि लगभग इसी के आसपास का कंपनी हीरो मोटर्स जो कि 55,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है, और टाटा मोटर्स 25,000 करोड़ के आसपास का, लगभग इसे 1/3 के आसपास है बोल सकते हैं। तो इन तीनों कंपनी के मुकाबले आइसर मोटर काफ़ी बड़ा कंपनी है। और अब देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। अगर लास्ट 8-9 क्वार्टर का बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ तो नहीं किया है बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड का अगर बात करते हो पॉजिटिव में रहा है। जैसे कि सितंबर 18 में 2400 करोड़ का सेल्स था, जो कि फिर डिक्रीज़ होने लगा और फिर लास्टली दिसंबर 2020 में इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो डिक्रीज़ होता आखिर में इंक्रीज़ कर लिया एक्सेप्ट जून 2021 क्वार्टर। अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रहा था एक्सेप्ट जब कोविड में लॉकडाउन हुआ जून 2020 में। उसके बाद फिर भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस प्रॉफिट है कंपनी का और कभी लॉस हुआ नहीं है, मतलब कंपनी मार्जिन आराम से चार्ज करता है कंपनी में प्रोडक्ट में अपना। अगर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का बात करें ईयरली का तो दिसंबर 2009 में इसका सेल्स था 2900 करोड़, जो कि कंटिन्यूस इंक्रीज़ करता है, कभी डिक्रीज़ नहीं हुआ है 2009 के बाद। और अभी कंपनी का लगभग सेल्स है 10,000 करोड़ के आसपास, लगभग उसी के आसपास चल रहा है। 1-2 साल में इसको भी क्रॉस कर जाएगा। तो हम देख सकते हैं कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहा है अपना जो सेल्स होता है उसको। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 83 करोड़, जो कि बहुत कम था 2009 में। जब सेल्स इंक्रीज़ किया 3 टाइम्स के आसपास सेल्स इंक्रीज़ किया, तो प्रॉफिट भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ करना चाहिए। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ठीक है मार्जिन उतना ही अगर रहे तो जो सेल्स है उसके आसपास प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए। तो सेल्स ग्रो किया लगभग 3 टाइम्स, तो प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए था 83 से 300 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट है 1300 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी कितना हाई मार्जिन चार्ज करने लगा है कुछ ईयर्स में, बिकॉज इसका बाइक बिकने लगा।
जिसकी वजह से हुआ कि मार्जिन को एकदम अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। एकदम अपना ब्रांड जो होता है ना, रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड प्रीमियम है वो चार्ज करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी हाई, मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ किया एज़ कम्पेयर टू इट्स सेल्स। ये हम देख सकते हैं क्लियरली। अगर नेट कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 7% है, 5 साल में भी 7% है, लेकिन लास्ट 3 साल में बिकॉज ऑफ कोविड ये -1% है। तो लास्ट 3 साल में कुछ खास सेल्स ग्रोथ हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, मोस्टली हम ये कंसिडर कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 22%, 5 साल का 0% है, लास्ट 3 साल का -12%। तो ग्रोथ नेगेटिव है। इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी को लॉस हो रहा है, इसका ये मतलब है कि लास्ट 3 साल पहले जो प्रॉफिट हो रहा था अभी उससे थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, 12% कम। या कहे कि 2016 में जो प्रॉफिट हो रहा था उसी के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ वहाँ पे 0 दिख रहा है। इसके हिसाब से यहाँ लिखा गया। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का लास्ट 10 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, 5 साल का 23 और 3 साल का 19%। तो काफ़ी यहाँ इफेक्टिव लग रहा है। यहाँ तो लिखा है कि 20% के आसपास है, लेकिन ऊपर लिखा है 16%। पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेशन किया, वो आपने से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। शायद 1 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का बात किया, इसीलिए यहाँ 13% जो नीचे दिख रहा है उसे वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देख के पता चला। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेट करके जो पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं, मतलब नेट कैश जनरेट हो रहा है या नहीं। तो 2009 में नेगेटिव था नेट कैश, फिर 11, 12, 13 सब में नेगेटिव होने लगा, मतलब कंपनी उतना कुछ खास नेट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा, हमको देखने से ऐसा लगता है। लेकिन जो नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा जा रहा है वो मोस्टली डिविडेंड मारा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कंसिडर कर सकते हैं कि जो नेगेटिव कैश फ्लो है अगर उसे डिविडेंड हटा दिया जाए तो नेगेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। और कंपनी कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहा है, जैसे कि जितना उसको ऑपरेट करके मिल रहा है लगभग उसी के आसपास वो अपना इन्वेस्टिंग में खर्च करता जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज पहला तो वो इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहा है, दूसरा वो डिविडेंड पे कर रहा है कंटिन्यूस तो नहीं, फिर भी डिविडेंड पे कर रहा है। जो देखे थे कि 22% के आसपास हेल्दी डिविडेंड रेशियो है, तो डिविडेंड पे कर रहा है, जिसके वजह से इसका जो नेट कैश फ्लो है वो उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर लास्ट कुछ क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग था लगभग 49.35%, जो कि घट के हो गया 49.22%। तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, 0.14% के आसपास डिक्रीज़ हुआ है, कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। और ओवरऑल डेटा का बात करें कि कंपनी कितना ओवरऑल अपना शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, तो अगर लास्ट 11 साल का डेटा देखें तो लगभग 1% के आसपास इंक्रीज़ ही किया है, डिक्रीज़ नहीं किया ओवरऑल। तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि कंपनी जो मैनेजमेंट है उसको कंपनी पे भरोसा है। यहाँ पे ये कंसिडर होता है अगर मैनेजमेंट अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ाता है तो हम यही समझ सकते हैं कि अगर कोई अपना शेयर होल्डिंग अपना कंपनी में बढ़ा रहा है मतलब उसको उसमें भरोसा है, नॉर्मल। और रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज का बात करें तो 25% है ओवरऑल, काफ़ी बढ़िया है। प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो मार्जिन काफ़ी हाई है, 20% बहुत हाई मार्जिन होता है। इतना हाई मार्जिन कोई कंपनी नहीं करता है बाइक में, ना ही टाटा, ना ही हीरो होंडा, ना ही टीवीएस, ना ही बजाज। तो ये बहुत हाई प्रीमियम चार्ज करता है। और अगर डेट का बात करें तो कंपनी का कोई खास डेट है नहीं। तो ये तो ओवरऑल आइसर मोटर के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।